हमारे प्यारे बच्चों, एग्जाम बूस्टर कोर्स से जुड़े हुए तमाम हमारे प्रिय छात्रों, छात्राओं और अभिभावक जो अपने बच्चों को प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए और इससे मिल कर के अध्ययन करने के लिए, उन तमाम हमारे चाहने वालों को मैं सैल्यूट करता हूं। ये प्लेटफॉर्म आपको सैल्यूट करता है। हमारी टीम का अभिवादन लें। और आज हम एक नया टॉपिक आपके लिए लाए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है आपके मैथमेटिक्स का। एग्जाम बूस्टर कोर्स की जो स्पीड है उसको तो आप महसूस कर ही रहे होंगे। आज हमने आपको बायोलॉजी का एक मास्टर वीडियो पब्लिश किया है और वो थोड़ा पहले कर दिया है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये आपको संवाद चला जाए कि बायोलॉजी भी अब आपको उपलब्ध होने जा रहा है, बल्कि होने लगा है। सो मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बेसिक गाइडलाइन है, जो इसका बिल्कुल मूल है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझना। जो जो चीज आपको अपने सिलेबस में डिस्कस करना है उसको मैं बारी बारी से एक बार चर्चा कर दूं ताकि आपका हौसला बन जाए। सबसे पहले आता है, ये तो 9th क्लास से ही इनिशिएट कर दिया गया है आपके सिलेबस में। सबसे पहले आता कोऑर्डिनेट्स का नॉलेज आपके पास है कि नहीं। ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, अब एब्सिसा किसको कहते हैं, भुज किसको कहा जाता है, कोटि किसको कहते हैं, ये तमाम बातें 9th क्लास में ही डिस्कस करने के लिए था। आज यहाँ पर हम लोग जिन बातों पर चर्चा करेंगे, मुख्य रूप से आज 4 चीजें हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट्स के बीच, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी जानकारी सबसे पहले देंगे आपको। इसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा हमारा, वो सेक्शन फार्मूला, जिसको आप विभाजन सूत्र कहते हैं। विभाजन 2 प्रकार का होगा, अंतः विभाजन और बहिर्विभाजन। और उसके बाद हम आपको सेंट्रॉयड यानी त्रिभुज का केंद्रक, इसमें कैसे इसका हम लोग मतलब वैल्यू प्राप्त करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर। यानी हमारे अगर त्रिभुज के तीनों शीर्षों का कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम हो तो इसको कैसे प्राप्त करते हैं। और उसके बाद चौथा हमारा होगा अंतः केंद्र का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे प्राप्त करें अगर हमारे त्रिभुज के तीनों शीर्षों का मान हमें कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहे तो। आइए बारी बारी से इस पर चर्चा करते हैं और इसके बाद इससे रिलेटेड 2-4 प्रॉब्लम अगर हमारे पास वक्त रहा इस वीडियो के लेंथ को देखते हुए, और कोशिश रहेगी। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कितनी जगहों पे इसका यूज कोऑर्डिनेट में सवाल पूछने में किया जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस तरह से है। अगर आप इसको देखें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और हमारा ये वाई डैश है, ये मूल बिंदु है। इसमें अगर आप एक्स वाई पर ध्यान दें तो एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, यानी ये डिस्टेंस प्लस में और ये भी डिस्टेंस प्लस में। इसमें जाएंगे तो ये प्लस में होगा जबकि ये माइनस में होगा। तो इसको हम लोग एक्स वाई के ऊपर अगर ध्यान दें तो एक्स यहाँ नेगेटिव होता है जबकि वाई पॉजिटिव होता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं और इसको चौथा क्वाड्रेंट हम लोग कहते हैं। यहाँ पर देखें तो x भी आपका नेगेटिव है और यहाँ देखें तो y भी आपका नेगेटिव है। सो एक्स वाई पॉइंट के लिए यहाँ x नेगेटिव और y नेगेटिव देखते हैं। यहाँ अगर ध्यान दें तो कुल मिलाकर के ये 4th क्वाड्रेंट में किसी एक्स वाई पॉइंट के लिए x हमारा पॉजिटिव रहता है जबकि y हमारा नेगेटिव रहता है। ये प्लस में आएगा जबकि ये माइनस में आएगा। ये तो हो गया कोऑर्डिनेट की जानकारी, है ना। इसको हम लोग एक्स एक्सिस के मेजरमेंट को हम लोग एब्सिसा यानी क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और इसको हम लोग कोटि कहते हैं, यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग एब्सिसा कहते हैं और इसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। हो सकता है कि हिंदी वगैरह में थोड़ी परेशानी हो जाए तो आप इसके लिए माफ कीजिएगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर होना तो ऐसे नहीं चाहिए। सो ये सब चीजें आज के डेट में पढ़ने की नहीं है, पर जिन बच्चों को बेसिक नॉलेज में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अंतिम समाधान है, इसके बाद हमारा बच्चा एग्जाम में ही जाने वाला है, इसीलिए उसको मैं हर बातें बताकर यहाँ से भेजता हूँ और ये कोशिश करता हूँ
कि उससे कुछ भी मिस न करे, कोई गलतियां न वो कर बैठे। अब ये जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसके बाद किसी भी पॉइंट को अगर मैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसको हम लोग एक्स डैश और ये वाई डैश अगर हमारा है, तो यहां से अगर किसी पॉइंट पी एक्स वाई को मुझे दिखाना होता है तो सबसे पहले इसके सामने से ये डिस्टेंस हमारा एक्स होता है और ये डिस्टेंस हमारा वाई होता है, और इसको अगर हम लोग मिला दें तो यह एक त्रिभुज का रूप लेता है, और इस त्रिभुज के अंदर एक थीटा की कल्पना मैं कर सकता हूं। इस थीटा के लिए लंब कहलाता है और इसके लिए ये आधार कहलाता है। इसी से फिर हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का भी समाधान ढूंढते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा ये कर्ण हो जाता है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री होगा तो तीसरी भुजा जो वो सबसे बड़ी भुजा होगी, और सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। ये सब तो आपको मालूम ही है त्रिभुज की प्रॉपर्टीज के विषय में। तो ये तमाम चीजें हम लोगों को पहले से पता है। अब इसका अगर मान लेते हैं कि मुझे ओपी की वैल्यू चाहिए होगी, तो आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं कि ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या आप इसको सुंदर दिखने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि इन तमाम चीजों की जरूरत हमें पड़ने वाली है। इसी थ्योरी का, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला प्राप्त करते हैं। समझ में मेरी बात आ रही है आपको? मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। अगर देखना हो तो, नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दूरी सूत्र के लिए तैयार करता हूं, और साथ में दूरी सूत्र की उपयोगिता भी मैं बताता हूं कि ये जानना जरूरी क्यों है और बहुत जरूरी क्यों है। अगर इस सेक्टर से आपके पास शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग आंसर में तो इससे आने वाला नहीं है, लेकिन इसको भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के पैटर्न में ढाला जा सकता है। इससे बच करके भी 4 प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जानने में बुराई क्या है? क्या पता यही सवाल आसान आ जाए और आपको लगे कि मैं इसे बना दूंगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, इसको आराम से कर लेना है। हम इसको बता देते हैं पूरे मस्त तरीके से, एकदम पूरा वेल कॉन्फिडेंट होकर आप इसे समाधान तक पहुंचाएंगे, ऐसी मैं गारंटी देता हूं। इस तरह का सॉल्यूशन, इस तरह का कॉन्सेप्ट में डिलीवर कर रहा हूं आपको। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए कि यहां मैं चर्चा कर रहा हूं डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र की, फटाफट के स्टाइल में डिस्टेंस फार्मूला। ये रेगुलर क्लास नहीं है, थोड़ा सा मैं भावुक होकर के आप लोगों की थोड़ी चिंता होती है, इसीलिए मैं कर दे रहा हूं। सपोज कीजिए कोई एक पॉइंट यहाँ ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और कोई पॉइंट यहाँ बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। आप इसको मिला दें, यही ए बी डिस्टेंस आपको चाहिए कि ए का कोऑर्डिनेट, अगर ये सवाल के पैटर्न पे अगर ए x1 y1, और इसको ढंग से ही लिख देते हैं, अगर ए x1 y1 और बी x2 y2 दो बिंदुएं हैं, दो बिंदुएं हैं, तो ए बी बराबर क्या? कोई दिक्कत नहीं है, मूल बिंदु है। आप क्या करो, यहां से ध्यान से देख लो, ये क्या होगा x1 होगा, ये क्या होगा y1 होगा, और यहां से आप इसको देखो तो यहां से ये पूरी दूरी x2 हो जाएगी और ये पूरी दूरी आपकी y2 हो जाएगी। यहां से आप एक लंब डाल दीजिए, इसको C कह दीजिए। अब देखिए ये 90 डिग्री का जब एंगल हो गया तो ये दूरी क्या होगी? ये दूरी होगी x2 माइनस x1, और ये दूरी यहां से लेकर ये हो जाएगी y2 माइनस y1। अब कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज ABC की बात आप कर लीजिए। त्रिभुज ABC में है ना, ये कितना हो जाएगा? AB इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही दूरी सूत्र है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर
प्राप्त करनी हो और दोनों बिंदुओं के बीच का दोनों बिंदुओं का कोऑर्डिनेट एक्स वाई आपको मालूम हो, तो उसकी दूरी निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर, और फिर दोनों को जोड़ करके उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है, वर्गमूल निकाल देना है, दूरी निकल जाएगी। अब इसका यूज कैसे करते हैं? सपोज कीजिए कि ये दूरी सूत्र हमने प्राप्त कर लिया, यही है हमारा वो फार्मूला जिसे हम लोग प्राप्त करना चाहते थे, यही है हमारा वो दूरी सूत्र। खूबसूरत बात। इसका यूज कैसे करते हैं? सपोज कीजिए इसका मुझे यूज देखना है, तो बढ़िया बात है, देख लेंगे, देखने में कौन सी बुराई है। इसका यूज जब देखना है तो हम लोग खूब आराम से देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक सवाल दिया हमको, और एक सवाल जब हमको करने के लिए दिया गया, क्या था सवाल? वो ऐसा थोड़ी ना पूछेगा कि आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। जी नहीं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछे, पर लेकिन इस लायक हम लोग काम नहीं करेंगे। सपोज कीजिए एक त्रिभुज दे देता है हमको और कहता है ये क्वेश्चन है, ये त्रिभुज दे दिया ए बी और सी, बोला कि इसका कोऑर्डिनेट 1 2 है, इसका कोऑर्डिनेट -2 3 है, इसका कोऑर्डिनेट 1 3 है। सपोज कीजिए इस तरह से दे दिया, बोला कि आप बताइए कि ये त्रिभुज किस प्रकार का होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि समकोण त्रिभुज होगा कि विषमबाहु त्रिभुज होगा कि समबाहु त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के क्वालिटी की जांच करने के लिए तीनों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे, जो इसी फॉर्मूला से है ना, क्वेश्चन में कहा कि त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करें, त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करें। बढ़िया बात है, त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करें, एकदम आराम से ज्ञात करें। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने से कभी कोई काम नहीं होता। गंभीर रहना है और उदार रहना है, स्थिर होकर के कॉन्सेप्ट सीखना है, एग्जाम देना है, ठीक ना। हर बातों को ध्यान से देखिए, समझिए। त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करें, करना क्या है, सॉल्यूशन उठाइए ना। सबसे पहले ए बी का वैल्यू निकालेंगे, जो रूट अंडर किससे आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 1 - -2 यानी +2 हो जाएगा, प्लस y का 2 - 3 यानी -1 का स्क्वायर। इतना यूनिट जो भी आप यूज करेंगे, इकाई में सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो। 2 1 3 तिहाई 9 प्लस 1 रूट अंडर कितना होगा, 10। बढ़िया बात, ए बी हो गया। अब आइए बी सी की बात करते हैं। जब बी सी की बात करेंगे तो उसी तरह से एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -2 -1 -3 का स्क्वायर और +3 -3 0 का स्क्वायर यानी 9 होगा, रूट अंडर 9 यानी 3। और जब सी ए की बात करूं या ए सी की बात करूं तो 1 - 1 क्या होगा, बोला जाए 1 - 1 का स्क्वायर और प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर यानी ये वैल्यू होगा 1। ये 0 और 3 में से 2 घट गया, 1 का स्क्वायर यानी 1। अब देखिए ए बी निकल गया, बी सी निकल गया और सी ओ निकल गया, निकल गया ना। ए बी की लंबाई प्राप्त कर ली √10, बी सी की लंबाई प्राप्त कर ली 3 और सी ए की लंबाई प्राप्त कर ली 1। तीनों भुजा बराबर नहीं है, तो ये त्रिभुज कैसा होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर नहीं है बी सी बराबर नहीं है सी ए, तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, विषमबाहु। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम डिजाइन किए जा सकते हैं इस दूरी सूत्र के आधार पर। सो दूरी सूत्र का कॉन्सेप्ट अगर अपन को मालूम चल गया तो बहुत बड़ा समाधान हो गया। हालांकि ये बहुत इजी है, लेकिन इसके एप्लीकेशन पे थोड़ा गौर फरमाना पड़ेगा। तो आज तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है मैथमेटिक्स का और एग्जाम बूस्टर के कोर्स में। अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के बाद। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र की। विभाजन दो प्रकार का, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। ध्यान से देखते चलिए, हल्का और छोटा टॉपिक है। डिस्टेंस फार्मूला के बाद अब बात करते हैं किसकी, सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र की बात करते हैं। आइए विभाजन सूत्र की जब बात करेंगे तो विभाजन सूत्र दो तरह का विभाजन सूत्र जनरली आपको अंतः विभाजन पूछा जाता है। एक होता है अंतः विभाजन
और एक होता है बाह्य विभाजन। दोनों पर मैं चर्चा करके आपको दे रहा हूं, घबराना नहीं है। एक है बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन का मतलब बहिर्विभाजन भी कहते हैं हम लोग, बाह्य विभाजन। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ याद रखिएगा इस पर तरह तरह के सवाल आते हैं। एक आध दो तरह के सवाल से मुलाकात हम भी करवाएंगे और आपके बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन से भी हम लोग रूबरू होंगे, देखेंगे कहाँ तक क्या है। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 है और y1 है। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 है, y2 है। और यहाँ कोई पॉइंट P है। कहीं पर देखिए M1 M2 लिखा जाता है, कहीं पे M1 MN लिखा जाता है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। मैं इसे यूज कर रहा हूं M और N का अनुपात। अगर ये AB भुजा को यह पॉइंट P M अनुपात N में विभाजित करता है तो P का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना, इसी को हम लोग विभाजन फार्मूला कहते हैं। आपको ध्यान देना है, मैं यहाँ इसकी थ्योरी बताने नहीं बैठा हूं, डायरेक्ट मैं x बता रही है। अंतः विभाजन कहते हैं इसको। इसमें करना क्या है, इसका m उठाना है, इसका x उठाना है, यानी x कोऑर्डिनेट में y कभी शामिल नहीं। mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यही होता है x कोऑर्डिनेट का वैल्यू। अरे आसान है भाई साहब, बहुत आसान है। जितना आप सोच नहीं सकते उतना आसान है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ से लेकर के 12 तक IIT तक आपको हेल्प करेगा। किसी भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप जितना बेहतर कमांड में रखोगे, स्कोर लाने में वो उतना आसान करेगा आपको। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आप लाना चाहोगे, सेम फार्मूला है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई ny1 है डिवाइडेड बाई m प्लस n। यही होता है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू। थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें बहुत टेंशन की बात नहीं है। और बहिर्विभाजन, जो बहिर्विभाजन होता है ना, बहिर्विभाजन, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रिक लगाइए, आंसर पाइए। ट्रिक बहुत जरूरी पड़ता है हर समय में। अब और अलग अलग फार्मूला को याद करने में बहुत समय आपको जाया जाएगा, बेकार जाएगा। लेकिन दिमाग से खेलोगे तो समय भी बचेगा और कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा, मजबूत होगा आपका कॉन्सेप्ट। इसमें बहिर्विभाजन में कुछ नहीं करना, दोनों जगह पे माइनस साइन यूज कर दीजिए। लेकिन पहले डायग्राम देख लीजिए आप। सपोज कीजिए कि यहाँ से एक पॉइंट ए लिया हमने और यहाँ से एक पॉइंट बी लिया हमने, और यहाँ से सी यहाँ कोई पॉइंट है जो या पी पॉइंट कोई है जो इसे बहिर्विभाजित करता है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। यहाँ से ये है वैल्यू m और यहाँ से ये वैल्यू है n। ध्यान देंगे, सब कुछ एक जैसा है। देखते हैं ना, P और B के बीच n है तो P और B के बीच n है, और A और P के बीच m है तो A और P के बीच m है। बट वो पॉइंट P क्या है, AB के बाहर है। इसीलिए x का वैल्यू हो जाएगा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, और y का वैल्यू है my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। यही तो मात्र ध्यान में रखना है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, आप बता दीजिए। मैंने क्या सिखाई थी बात आपको कि अंतः विभाजन में दोनों जगह पे प्लस का यूज करेंगे और बहिर्विभाजन में दोनों जगह पर माइनस का यूज करेंगे, मेरा काम हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप जितना चाहेंगे आसान बना सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, और आसान बना सकते हैं अपने एग्जाम को। ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कितना प्लस हैं अपने करियर और अपने समय मैनेजमेंट के प्रति। टाइम मैनेजमेंट मैंने 100 बार आपको बताया है कि जिस स्टूडेंट में डिसिप्लिन नहीं है, जिस स्टूडेंट में मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, आप देखना उसका रिजल्ट
उस लेवल पर नहीं जाकर उठेगा जिस लेवल की वो ख्वाब देख रहा है। तो हम लोग इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। आप पहली बार मैट्रिक एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम लोगों ने, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कितने मैट्रिक एग्ज़ाम देखे हैं, आपको आश्चर्य लगेगा। इसलिए आप अपने काम से मतलब रखें और अपने सफलता की ओर ध्यान लगाकर रखें। तो ये था सेक्शन फार्मूला का मामला। अंतः विभाजन, बैर विभाजन दोनों पर हमने आपको काम करके दिया है। अब आइए दो चीजें और शेयर करते हैं आपसे। इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि किसी भी त्रिभुज का केंद्रक हम कैसे प्राप्त करें, जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, केंद्रक। आइए सबसे पहले केंद्रक जानते हैं, त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक इसको समझ लेते हैं, है ना। त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक का हमारा मतलब है, सपोज कीजिए ये हमारा त्रिभुज है। याद रखिएगा त्रिभुज का केंद्रक होता क्या है, इसको मैं आपको अच्छे से बताता हूं। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, वही त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। अगर मैं इसको डी और इसको ई और इसको मैं एफ कहूं और इसको मैं जी कहूं, तो यह पॉइंट जी त्रिभुज का केंद्रक है। यानी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं, है ना, वही त्रिभुज का केंद्रक है। वही क्या है, त्रिभुज का केंद्रक है। खूबसूरत बात। चलिए, केंद्रक है ये जी है ना, इस पॉइंट जी को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। चलिए अब केंद्रक की और खूबी जान लीजिए। त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो इस मिलाने वाली इस लाइन को, ए ई को और बी एफ को और सी डी को 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। यानी ए जी बटा जी ई बराबर 2/1। यह भी आप जान लीजिए, त्रिभुज का केंद्रक उस इसको माध्यिकाएं बोलते हैं, है ना। इसको 2:1 के रेशियो में विभाजित करते हैं। ये भी आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। अगर बी एफ लाइन पर देखें तो ये 2 होगा और ये 1 होगा। उसी तरह से मैं अगर बात करूं बीजी और बटा जी एफ, ये भी होगा 2/1। उसी तरह से बात करूं मैं सी जी और जी डी, सी जी बटा जी डी, ये भी बराबर होगा 2:1। और इसका जो जी का जो कोऑर्डिनेट होता है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 हो, तो x इक्वल टू जी एक्स वाई अगर केंद्रक का कोऑर्डिनेट है तो जी एक्स वाई, या ऐसे कहें कि x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और y होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये होता है केंद्रक के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला।
तीनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए, तीनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो केंद्रक का कोऑर्डिनेट पता पड़ जाएगा। केंद्रक के बाद एक होता है त्रिभुज का अंतः केंद्र, इन सेंटर उसको बोलते हैं, उसको भी आइए देखते हैं। इन सेंटर के लिए अगर मैं बात करूं तो इन सेंटर में भी कोई खास बात नहीं है, इसको भी 2 मिनट में देख ही लेते हैं हम लोग। आइए, इन सेंटर अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र। अब आपको बायोलॉजी के साथ साथ अब आपको सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन कौन कौन तैयार करना है इसका वीडियो मिलने वाला है। फिर आपको ज्योग्राफी वगैरह में भी प्रयास होगा हमारा। देखते हैं, पहले साइंस सब्जेक्ट को तो लगभग हमने कर ही दिया है। अगर मान लेते हैं यह त्रिभुज ABC है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है, और इनके कोनों के समद्विभाजक। अब यहाँ पर देखिए बात कहाँ से कहाँ बदल के आती है। कोनों के समद्विभाजक, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कहते हैं इसको। यहाँ से भी देख लीजिए, कोनों के समद्विभाजक, ठीक है। कोनों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं वो इसका इन सेंटर कहलाता है, ठीक है, इन सेंटर कहलाता। इसमें एक बात ध्यान देना है कि ए शीर्ष के सामने की भुजा को ए बोलेंगे, बी शीर्ष के सामने की भुजा को बी बोलेंगे, और सी शीर्ष के सामने की भुजा को सी बोलेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो इसका कोऑर्डिनेट जो होता है ना, अगर इसका कोऑर्डिनेट मैं एक्स वाई बोलूं तो अंतः केंद्र के जो नियामक की बात करते हैं हम लोग, अंतः केंद्र के नियामक, अंतः केंद्र का नियामक आपको पता होना चाहिए। x इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, और y का वैल्यू होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अंतः केंद्र को प्राप्त करने के लिए जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो मेरे समझ से, हालांकि शॉर्ट आंसर में भी ये आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तीनों भुजा की लंबाई प्राप्त करना 3 लाइन का काम है और तीनों कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आपको मालूम है, और तब अंतः केंद्र निकालना है। तो बेसिकली ये फार्मूला आपको ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। जब आप ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो ए बी भुजा का मतलब सी भुजा होता है। अगर इस तरह से पॉइंट को, शीर्ष को इस तरह से ABC से लोकेट करेंगे, तो अगर आप BC का मान निकालते हैं मतलब A निकालते हैं, अगर आप CA यानी AC का मान निकालते हैं मतलब B निकालते हैं। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c निकल जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ये एक लाइन का सवाल होगा। तो ये आपको 2 मार्क का क्वेश्चन बड़े ही आराम से पूछ सकता है और संभावना रहती ही है। एक तो ये हो गया, फिर दूरी सूत्र से आपको जो है सवाल आएगा करने के लिए कि साबित करें कि ये त्रिभुज समकोण है कि समद्विबाहु है कि समकोण समद्विबाहु है। तो किस तरह से वो कहता है करने के लिए, वो उस तरह से त्रिभुज के शीर्षों के कोऑर्डिनेट सप्लाई करेगा आपको। और ये तमाम चीजें जब आपके पास में आ जाएंगे तो मेरा मानना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे अधिक बात करने की कोई बात नहीं है। सवाल इतने ही दायरे में लगभग बंधे रहते हैं, और इतना भी हाइपर टेंशन में मत आ जाइए कि इतना बड़ा चीज आप पढ़ रहे हैं। सर जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं है आपके लेवल तक, जितना चीज मैंने करवा दिया वो मोर देन सफिशिएंट है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। और जिस उल्लास जिस जोश के साथ आप काम कर रहे हैं उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। पश्चाताप को कभी मौका मत देना, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, सफलता चाहिए तो मेहनत भी करना ही होगा। 400 पार जो कमिटमेंट है वो मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि वो मेंटेन रहेगा तब जब आप इस प्लेटफॉर्म के साथ एकदम मुस्तैदी के साथ समय देकर जुड़े रहेंगे। और सबका आशीर्वाद, सबकी दुआ, ये सब जब तक आपके सर पर नहीं
चमकेगा तब तक रिजल्ट भी आपका नहीं दमकेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। लगे रहिए, मेहनत कीजिए और हमारे टीम के इस प्रयास को सफल बनाने में पूरी शिद्दत से लग जाइए। मेहनत करो बेटा, अच्छा होगा।